दोस्तों साल 2026 में हमें अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, इस वीडियो में हम इसी पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके हैं भी। आप अपने पैसे को गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके पास म्यूचुअल फंड के भी ऑप्शन है। अगर कोई बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता तो वो अधिकतर लोग यही करते हैं कि सैलरी आई, कुछ पैसा बच गया तो उसकी एक आरडी करा ली, या कुछ एक 50-60 हज़ार इकट्ठा बच गया एक तरह से, तो अधिकतर लोग उसकी फिक्स डिपॉजिट करा देते हैं। लेकिन फिक्स डिपॉजिट के साथ चैलेंज ये है कि फिक्स डिपॉजिट में हद से हद 6-6.5% का आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि आपका पैसा जो ग्रो कर रहा है वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता। तो फिक्स डिपॉजिट से बेटर सारी की सारी इन्वेस्टमेंट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बट पॉइंट यह आता है कि मेनली मेरे को अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और मेरे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो इस वीडियो में हम एक एक ऑप्शन को देखेंगे भी। अगर मैं गोल्ड की तरफ जाता हूं तो क्या स्कोप है, ग्लोबल बैंक्स का जो सर्वे है वो क्या कहता है कि साल 2026 के एंड तक गोल्ड कितना एप्रिशिएट हो जाएगा। ऐसे ही म्यूचुअल फंड में कितना परसेंटेज ऑफ मनी मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए, और मेरे को इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो थोड़ा इसके फर्क को भी देखेंगे। इसके अलावा पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, बहुत अच्छा है। हालांकि इंटरेस्ट रेट 7.1% का ऑफर करता है, लेकिन 100% गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, पोस्ट ऑफिस की स्कीम है। अच्छी बात यह है कि 15 साल के टेन्योर के लिए पीपीएफ खुलता है। 15 साल से पहले एक दो इमरजेंसी केसेस हैं, अदरवाइज इसको आप तोड़ नहीं सकते। तो ये एक ऐसी सॉलिड गुल्लक है जिसे आप तोड़ नहीं सकते, और पैसा उसी गुल्लक में इकट्ठा होता है जिसे आप तोड़ नहीं सकते। म्यूचुअल फंड में आपको चाहे कितने भी अच्छे इंटरेस्ट रेट्स मिल, इंटरेस्ट रेट इन द सेंस कि आपका पैसा कितना भी अच्छा ग्रो कर जाए, लेकिन आप एक चुटकी में उसको ब्रेक कर सकते हो। भले आपको 20-25% का रिटर्न मिला हो लास्ट 1 ईयर में, लेकिन अब आपके मन में आ गया कि मेरे को गाड़ी खरीदनी है, आपके मन में आ गया घर की टाइलें चेंज करनी है, तो एक चुटकी बजाओगे आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। ये एक मेरे हिसाब से एक चैलेंज है आपको पैसा ना इकट्ठे करने देने की। मतलब समझ रहे हो कि जहां एक चुटकी में पैसा आपके अकाउंट में आ जाए ना ब्रेक होके, वहां पैसा नहीं जोड़ सकते। मैं खुद पर्सनली पीपीएफ अकाउंट को चलाता हूं। मैंने सिर्फ इसलिए चलाया, मैंने और वाइफ ने दोनों ने पीपीएफ अकाउंट खोला। साल में जितना भी पैसा हम, देखो मैं टू बी ऑनेस्ट अपनी रियल स्टोरी बताता हूं। क्या हुआ कि मैं गोल लिया जब मेरी बेटी हुई ना, मेरी बेटी 4 साल की हो गई है, तो जब मेरी गुड़िया पैदा हुई थी ना, तब हमने गोल लिया था, मैंने और मेरी वाइफ ने, कि गुड़िया के लिए कुछ कुछ पैसे इकट्ठा करेंगे, ताकि जब वो 18 साल से ज्यादा हो जाएगी तो एक तो उसकी हायर एजुकेशन में हमें कोई चैलेंज ना आए, दूसरी कि जब उसकी शादी का टाइम आएगा तो हम शादी भी भगवान की दया से अच्छे से कर पाए। इसलिए आज से कुछ ना कुछ पैसे इकट्ठा करना शुरू करते हैं। तो हमने म्यूचुअल फंड में भी पैसा डाला। ठीक है, ये ऑनेस्ट बात बता रहा हूं मैं आपको। तो हमने ये सोचा था कि एक काम करते हैं, म्यूचुअल फंड स्टार्ट करते हैं और कुछ कुछ पैसा हम म्यूचुअल फंड में डालेंगे। ठीक है जी। हमने कुछ पैसा फिक्स डिपॉजिट में भी इन्वेस्ट करना शुरू किया, और हमने पीपीएफ अकाउंट भी खोल दिया। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको सच बात बताऊंगा, रिसेंटली एक खुद के लिए घर भी क्या, हमने प्लॉट ही परचेज किया था अभी रिसेंटली। ठीक है, रिसेंटली तो क्या 2 साल हो गए। तो जब वो प्लॉट परचेज करना था ना, वो घर भी नहीं बना पाए अभी हम। ठीक है, क्योंकि अभी वो प्लॉट ही है, अभी उसका ही लोन चल रहा है एक तरह से। तो जब वो प्लॉट परचेज करना था, इस म्यूचुअल फंड के भी पैसे टूट गए थे, ये एफडी तो सारी ही टूट गई थी, कुछ एक पैसा मार्केट से भी बोरो करना पड़ा था, रिलेटिव वगैरह से, तब जाके वो प्लॉट परचेज किया। लेकिन एक चीज बताऊं, मेरा पीपीएफ अकाउंट और वाइफ का पीपीएफ अकाउंट, क्योंकि हम इसको तोड़ ही नहीं सकते थे ना, तो इसके अंदर जो पैसा है वो अभी भी चल रहा है। हालांकि ये सिर्फ 7.1% का इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है, लेकिन इस गुल्लक के अंदर पड़ा पैसा, पीपीएफ के अंदर पड़ा पैसा आज भी उतना ही पैसा पड़ा है। और आज मेरी और मेरी वाइफ की सोच पता है क्या होगी है कि यार म्यूचुअल फंड दोबारा शुरू कर लेंगे, चलो ठीक है। उसके अंदर जो पैसा इकट्ठा होगा ना, वो फिर कुछ ना कुछ खर्चा आ जाएगा। फिर कभी मन कर जाएगा कि चलो गाड़ी ले लेते हैं, कभी मन कर जाएगा घर का ये थोड़ा, समझ रहे हो बात को, कि ये थोड़ा काम करा लेते हैं, फिर कुछ मन कर जाएगा कि ऐसा कुछ कर लेते हैं, तो फिर दोबारा से ये सारे फंड्स टूट जाएंगे। और अब हमारे मन में आता है कि एक काम करते हैं, इस पीपीएफ में कोशिश करते हैं कि हर साल ज्यादा से ज्यादा पैसा डाल लें, चाहे 7.1% सही, लेकिन पैसा जुड़ तो रहा है, उसको हम तोड़ तो नहीं सकते एटलीस्ट, ये चीज। इसीलिए पीपीएफ में हर वीडियो में बोलता हूं कि प्लीज खुलवा लो, भले 10%, अपनी जितनी सेविंग कर रहे हो उसका 10% डालो, कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन डालो जरूर। उसमें पैसा जो इकट्ठा होता है ना, आप तोड़ नहीं सकते, कुछ भी जरूरत आ जाए आप पैसा नहीं तोड़ सकते। तो ये चीज है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि स्टॉक्स के अंदर, एक पेन कहां चला गया, स्टॉक्स के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, कि म्यूचुअल फंड ले लूं या फिर स्टॉक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करूं, वैसे बात एक ही पड़ती है, बट स्टॉक्स में खुद थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। या फिर रियल एस्टेट, इसके ऊपर तो थोड़ा सेपरेट मैं आपको एक डिस्कशन करना चाहूंगा, ये वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरे बहुत क्लोज दोस्त हैं, वो पूल बना के, मतलब 5-6 लोग हैं, वो पूल बना करके पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 5 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी लेनी है, ठीक है जी,
ये जैसे लाइक मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, तो वो मोहाली वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ प्रॉपर्टी बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। छोटे शहरों में हालांकि 1-2 करोड़ का भी प्लॉट आ जाता होगा, बट यहाँ बहुत एक्सपेंसिव है। तो एक सिंगल बंदा 5 करोड़ रुपए अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो बयाना बोलते हैं जिसको, ठीक है। इनिशियल पेमेंट 25% करनी होती है। जैसे मान लो 5 करोड़ की अगर प्रॉपर्टी है, 25% अगर बयाना देना है, तो ये हो गई 1.25 करोड़ रुपया, ठीक है जी। और इसके बाद वो वैसे 45 डेज का टाइम मिलता है रजिस्ट्री तक के लिए, बट इसके बाद वो लगा लो 4-4 महीने का भी टाइम मांग लेते हैं, ठीक है। अगर तो 92 पे ही प्रॉपर्टी सेल हो गई, जिसको बोलते हैं 92 पे 92 टपा दिया, तब तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर रजिस्ट्री भी करानी पड़ेगी, मान लो 5 करोड़ की ही प्रॉपर्टी है, 5 करोड़ देना पड़ गया, रजिस्ट्री तो खैर वो वही 90 लाख 1 करोड़ की कराते हैं 5 करोड़ की प्रॉपर्टी की। तो अगर रजिस्ट्री भी करानी पड़ेगी तो 5-6 लोग मिलके प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। अभी 5 लोगों ने भी परचेज करी तो सबको 1 CR डालना पड़ा, समझ के बात को। बट प्रॉपर्टी 5 करोड़ की आ गई। तो अगर मान लो अब इसको थोड़ा टाइम होल्ड किया, 6 महीने के बाद अगर ये 5.5 करोड़ का भी प्लॉट अगर आगे निकल जाता है, तो 50 लाख का प्रॉफिट हो गया, हर किसी को 10-10 लाख का प्रॉफिट आ जाता है। तो ऐसे करके भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे, ठीक है, अच्छे से। और एक लास्ट चीज आती है कि क्या मेरे को बॉन्ड्स खरीदने चाहिए। बॉन्ड्स इज लाइक, आप डायरेक्ट बॉन्ड्स तो क्या खरीदोगे, कहने का मतलब वही है कि डेट म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसमें आपका फंड मैनेजर कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीद लेता है या कुछ, वो चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट से, ठीक है जी। अब देखो सिंपल सी बात समझो, गोल्ड का एक छोटा सा ग्राफ मैं आपको दिखाता हूं। ये ग्राफ है पिछले, अगर मैं यहां से रिटर्न्स चेक करूं कि मान के चलो पिछले 6 सालों के रिटर्न्स की बात करूं, तो यहां 35,000 रुपए से लेकर के पिछले 6 सालों में आज का रेट 1,32,000 है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं फिर ये ऊपर नीचे होता रहेगा। कहने का मतलब पिछले 6 ईयर्स के अंदर गोल्ड 4 टाइम्स बढ़ा है, 4 गुना उसका रेट एप्रिशिएट हो गया। तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कि अगर कोई इन्वेस्टर है तो गोल्ड का रेट बहुत अच्छे से एप्रिशिएट हुआ। अभी रिसेंटली थोड़ा सा नीचे गया था, ठीक है। उसका नीचे जाने का कारण एक मेन ये था कि आई गेस अक्टूबर के महीने में साउथ कोरिया में यूएस के प्रेसिडेंट और चाइना के प्रेसिडेंट यानी डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग होनी थी। वो ट्रेड डील के ऊपर मीटिंग होनी थी, ठीक है। उसके कुछ एक एग्जैक्टली ट्रेड डील नहीं हुई है, राइवलरी तो अभी भी बनी हुई है दोनों देशों के बीच में, क्योंकि अब दोनों बराबर की पावर हो चुकी है। बट वो ट्रेड डील के करके थोड़ी बहुत छूट मिली कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो 100% वो एडिशनल टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे थे वो नहीं देंगे। चाइना ने ये कहा था कि रेयर अर्थ के ऊपर जो उन्होंने एक तरह से बैन लगा रखा है यूएसए को देने से, वो बैन हटा देंगे। तो थोड़ा बहुत टेंशंस कम होने की वजह से स्टॉक मार्केट अच्छा चलने लगा था। और कहीं ना कहीं ये चीज मान लो कि जब स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा तो गोल्ड का प्राइस गिरेगा, और जब स्टॉक मार्केट बहुत गंदा परफॉर्म करेगा तो गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा। मोटी बात, गोल्ड में आप इन्वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गोल्ड को कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट का मेन एसेट मत बनाओ, ठीक है जी। गोल्ड को हमेशा एक सपोर्टिंग एसेट रखो। ये मत सोचो कि, देखो एक चीज तो पहले ये समझ लो, अगर कोई 40,000 रुपए कमा रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो स्ट्रेट अवे 20,000 यानी इसका 50% तो उसका खर्चा है ही है, ठीक है। और ये लाइफस्टाइल बन जाता है। जब आप 1 लाख कमाओगे तो 50,000 रुपये आपका खर्चा आ जाएगा। आप 10 लाख कमाओगे आपका 5 लाख रुपए खर्चा आ जाएगा। ये पता नहीं कौन सा मैजिक है, बट अक्सर होता है। चलो मान लो इनकम बढ़ती है तो आप 40% खर्चा कर लोगे, बट हो जाता है, आपका लाइफस्टाइल वैसा होता चला जाता है, ठीक है। अब आप 20,000 रुपये बचा रहे हो, ठीक है जी। तो कभी भी पहली बात तो 20 का 20,000 रुपया हम गोल्ड में नहीं डालेंगे, ये सोच के कि देखो गोल्ड कितना अच्छे से इन्वेस्ट हो, कितना अच्छे से अप्रिशिएट कर रहा है, ठीक है। तो मेन, कभी भी हम एसेट अपने गोल्ड को नहीं बनाएंगे। नंबर 2, कभी भी हम फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदेंगे। आप ये नहीं करोगे चलो तनिष्क पे चलो, चलो मालाबार पे चलो, कल्याण पे चलो, जाकर के एक चेन ले आते हैं, वाइफ को एक मैं सेट दिलवा देता हूं। ये इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करोगे। मतलब मेरे घर में ऐसा होता है कि मेरी मदर को ऐसा होता है, चलो धनतेरस आने वाली है, मेरी वाइफ की एनिवर्सरी आने वाली है, किसी का बर्थडे आने वाला है, तो मतलब मेरी मम्मी को ऐसा होता है, पर्सनली बता रहा हूँ, कि जाओ जाकर के आज कुछ ले आओ। ऐसे ही धीरे धीरे करके ही चीज़ें बनती हैं, है ना। कोई गोल्ड वोल्ड ले लो भी, मतलब मेरी मदर बोलती है मुझे कि वाइफ को कुछ दिला दे भाई जा करके आज। ऐसे ही धीरे धीरे करके तो चीज़ें बनती हैं। अभी हमने भी ऐसे ही गोल्ड बनाया धीरे धीरे करके। अरे भाई एक चीज़ बताओ, 1 लाख रुपए का फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो, जैसे एक काम करो, 24 कैरेट गोल्ड की वैल्यू 1,32,000 है, तो 22 कैरेट गोल्ड की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1,20,000 रुपये होगी 10 ग्राम्स की, ठीक है जी। मान के चलो कि मैं 1 लाख रुपए का गोल्ड, चलो एक आसान एग्जांपल ले लेते हैं, 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीदता हूं, कोई चेन खरीदता हूं, ठीक है, हल्की 1 लाख रुपए के गोल्ड की, मतलब उसकी सिर्फ गोल्ड का प्राइस 1 लाख है। अगर मैं किसी भी अच्छे ब्रांड पे जाता हूं तो 20% इस पे मेकिंग लग जाती है, ठीक है जी। तो ये कितना हो गया, 1,20,000 रुपए का हो गया। यानी 1 लाख रुपए का सामान मैं खरीद के ही घर पे 1,20,000 रुपए का आ रहा हूं।
फिर इसके ऊपर 3% मेरे को जीएसटी भी देना पड़ता है, तो 12 तिये 36, 3600 रुपये जीएसटी हो गया। तो यानी 1,23,600 रुपये के आसपास मैं सामान लेके आया, मतलब 1 लाख रुपए की चीज मैं 1,23,600 रुपए की तो घर लेके आ रहा हूं। मेरे को फायदा कब होगा? जब ये एटलीस्ट 1,23,600 रुपए से ज्यादा ये गोल्ड का प्राइस बढ़ जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो फिजिकल गोल्ड हमें कभी नहीं खरीदना। फिजिकल गोल्ड खरीदो अगर आपका मन कर रहा है कि ये चेन में डालूंगा, ये अंगूठी में डालूंगा, मेरी वाइफ को ये इयररिंग्स पसंद है, शौक के लिए डालने हैं, तो आप फिजिकल गोल्ड खरीदो, कोई मना नहीं कर रहा। अगर आपको लग रहा है कि आप उसको यूटिलाइज करोगे, शादी में अगर आप जाओगे तो वो सेट बहुत अच्छा लगेगा, शौक पूरे करने के लिए ले रहे हो, वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आप ये सोच के ले रहे हो कि मैं अपनी वाइफ को सेट दिला देता हूं, इसका शौक चलो पूरा होगा सो होगा, लेकिन इस गोल्ड की वैल्यू भी तो बढ़ेगी, तो आप फिजिकल गोल्ड कभी मत खरीदना, ठीक है। अगर आपको गोल्ड खरीदना ही है तो हम गोल्ड ईटीएफ खरीदेंगे, जिसके अंदर एटलीस्ट मेकिंग चार्ज तो जीरो हो जाता है। हाँ, जीएसटी जरूर लगता है, क्योंकि कोई हमारे नाम पे, हमारे बिहाफ पे एक तरह से गोल्ड खरीद रहा है, फिजिकल गोल्ड तो खरीद रहा है ना कोई, तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है, वो इनडायरेक्ट लगता है, वो फिर जो उसकी एनएवी होती है उसके अंदर एडजस्ट हो जाता है, बट फिर ना के बराबर ये एक्सपेंस होता है। तो हम गोल्ड ईटीएफ खरीदेंगे, डिजिटल गोल्ड भी नहीं खरीदेंगे। जैसे ये फोन पे वगैरह से, पेटीएम वगैरह पे बहुत सारी ऐप है, वहां डिजिटल गोल्ड आ जाता है, उसमें भी इनडायरेक्ट बहुत एक्सपेंसेस हैं। तो हम गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करेंगे या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे। हालांकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड काफी टाइम से अभी आरबीआई ने इशू ही नहीं किया है, तो वो है नहीं है। तो मेन अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो हम गोल्ड ईटीएफ में ही इन्वेस्ट करेंगे। एक बात और, गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करेंगे। दूसरी बात, जितना मैं पैसा बचा रहा हूं, जैसे मान लो अगर 40,000 मेरी तनख्वाह है, 20,000 में बचा रहा हूं, तो मैं इसका 10% यानी 2,000 रुपया ही हर महीने गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करूंगा, चाहे मैं गोल्ड ईटीएफ के अंदर एक एसआईपी ही शुरू कर लूं। ठीक है जी। तो इसी तरीके से ही हम अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके चलेंगे। ऐसा नहीं कि गोल्ड बहुत अच्छा बढ़ रहा है, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं, चलो जी सारा का सारा पैसा गोल्ड ईटीएफ में लमसम में इन्वेस्ट कर दिया। गलत तरीका है, इस तरीके से हम नहीं चलेंगे। फिजिकल गोल्ड को तो बड़ा काटा है अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से सोच रहे हो। कोई गोल्ड बिस्किट नहीं लेना, कोई गोल्ड कोई नहीं लेना, फिजिकल। क्या फायदा? अगर यही तनिष वनिष मालाबार पे 1 लाख रुपए का गोल्ड कोइन है, उस पर भी एटलीस्ट 5% मेकिंग लगाते हैं, 5% मेकिंग, 1,05,000 का, फिर उस 1,05,000 के ऊपर 3% जीएसटी लगेगी। क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? आप 1 लाख रुपए की चीज 1,07,000 या 1,08,000 रुपए में ला रहे हो, तो वो चीज। कोई फिजिकल गोल्ड नहीं, कोई गोल्ड बिस्किट नहीं, कोई गोल्ड कोइन नहीं। क्योंकि बहुत सारे मैं आसपास देखता हूं, मेरे बहुत नॉन दुकानदार हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, म्यूचुअल फंड चलाना ही नहीं आता, एक एसआईपी भी नहीं करनी आती, आंख बंद करके रियल एस्टेट में लगे हैं। चलो रियल एस्टेट अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। या फिर आंख बंद करके कोई फिजिकल गोल्ड कोइन ला रहा है, फिजिकल गोल्ड बिस्किट बना रहा है, उसी में खुश हो रहे हैं। अब उनको बोलो यार नॉनसेंस बात है, इससे अच्छा गोल्ड ईटीएफ खरीद लो। एक बेसिक सी चीज नहीं समझ में आती, समझ गया बात? तो इसी तरीके से हम, अच्छा एक चीज और है, अगर कोई गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके लिए तो फेवरेबल कंडीशन क्या है कि गोल्ड प्राइसेस बढ़े। गोल्ड प्राइस कब बढ़ेंगे? उसके 2-3 फैक्टर्स होते हैं। नंबर 1, अगर तो फेडरल रिजर्व क्या है, जैसे भारत का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे ही यूएसए का जो यूएसए का सेंट्रल बैंक है उसका नाम है फेडरल रिजर्व। अगर फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स को कट कर देता है, घटा देता है, तो गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं। बोलो क्यों? क्योंकि देखो, जैसे ही अगर फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट्स को घटाता है तो ऑब्वियस सी बात है यूएसए के अंदर लोन सस्ते हो जाएंगे। लोन सस्ते होंगे तो बैंकों को फिक्स डिपॉजिट की ब्याज कम करनी पड़ेगी। फिक्स डिपॉजिट की ब्याज के साथ साथ जो यूएसए की गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है उसकी भी ब्याज दरें गिर जाती हैं। जब ब्याज मिलना कम हो जाता है ना, तो लोग एफडी से पैसा निकाल लेते हैं, बॉन्ड्स में से पैसा निकाल देते हैं, और वो पैसा कहां डालते हैं? गोल्ड के अंदर डालते हैं, क्योंकि गोल्ड अच्छे से अप्रिशिएट हो रहा होता है। ठीक है। नंबर 2, अगर दुनिया भर में ग्लोबल अनसर्टेनिटी आ जाती है जब भी, ठीक है, कि यूएसए चाइना की टैरिफ वॉर हो गई, इंडिया का पाकिस्तान के ऊपर इंडिया ने अटैक कर दिया, कुछ भी सिचुएशन वॉर लाइक दुनिया में बनती है जिससे ग्लोबल अनसर्टेनिटी आती है, जैसे रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, कुछ भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी आती है, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो। क्यों? क्योंकि जैसे ही ग्लोबल अनसर्टेनिटी आएगी ना, स्टॉक मार्केट गिरने लगेगी। अब इंडिया पाकिस्तान की जब ये सिंदूर वाला ऑपरेशन हुआ था तो हमारी स्टॉक मार्केट में कम अफेक्ट आया था, लेकिन थोड़ा बहुत आया था। जब स्टॉक मार्केट नीचे जाती है तो लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के गोल्ड परचेज करने लगते हैं, फिक्स्ड और सेफ एसेट की तरफ भागते हैं, फिर उसकी डिमांड बढ़ जाती है तो गोल्ड खरीदने लगते हैं। ठीक है। तो जब भी आपको लगे दुनिया में वॉर लाइक सिचुएशन होगी, गोल्ड में पैसा डाल दो। ठीक है जी। और फिर तीसरा केस है कि डॉलर वीक होने लग जाए। देखो डॉलर वीक इन द सेंस, आप कभी भी देखो डॉलर का एक इंडेक्स होता है, डॉलर को रूपी से कंपेयर मत करना, क्योंकि रूपी हमेशा डॉलर की तुलना में कमजोर होता रहेगा, क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। डॉलर को कंपेयर किया जाता है टोटल 6 करेंसीज के साथ दुनिया भर की, और जिसमें सबसे मेजर करेंसी के साथ कंपेयर किया जाता है यूरो के साथ। इसको डॉलर इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है जी। अब समझो जो गोल्ड है
इंटरनेशनली अगर कोई भी देश उसको खरीदता है तो उसकी पेमेंट डॉलर में करता है। जब एक एग्जांपल समझो, मान लो हम गोल्ड खरीद रहे हैं जिसकी वैल्यू है $100 के बराबर, ठीक है, और दुनिया में $1 की वैल्यू लेट अस सपोज €1 के बराबर है, ठीक है। अब यूरोप का कोई इंसान वही गोल्ड खरीदना चाहता है तो उसको €100 देने पड़ेंगे क्योंकि €1 $1 के बराबर है। लेकिन अब समझो, मान लो डॉलर वीक हो गया, और इतना वीक हो गया कि अब $2 €1 के बराबर हो गए हैं, ठीक बात है। और वही गोल्ड इंटरनेशनली तो डॉलर में ही बिक रहा है, वो $100 का बिक रहा है। अब यूरोप के बंदे को ये गोल्ड खरीदने के लिए सिर्फ €50 देने की जरूरत है क्योंकि डॉलर बहुत कमजोर हो गया, €1 $2 के बराबर है। अब यही गोल्ड वो €50 में खरीद पा रहा है। तो यूरोप में क्या हो चुका है, अब जो गोल्ड है वो सस्ता हो चुका है। जब गोल्ड यूरोप, अगर डॉलर कमजोर हुआ तो समझ गए यूरो मजबूत हो गया, और यूरो मजबूत हो गया तो वही गोल्ड यूरोप में सस्ता मिलने लगा। अगर यूरोप में वही गोल्ड सस्ता मिल रहा है तो इसकी डिमांड बढ़ गई, ज्यादा लोग उसको खरीदने लगे। तो अगर डिमांड बढ़ गई तो गोल्ड के प्राइसेस फिर इंटरनेशनली बढ़ने लगते हैं। तो ये 3 फैक्टर हैं। अगर डॉलर कमजोर होता है तो गोल्ड बढ़ेगा, दुनिया भर में अनसर्टेनिटी आती है तो गोल्ड बढ़ेगा, और अगर फेडरल रिजर्व रेट्स को कट कर देता है तो भी गोल्ड बढ़ेगा। ये 3 फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए जब भी गोल्ड में आपको इन्वेस्ट करना हो। अगले पॉइंट पे चलने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो अगर अभी तक आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो, ठीक है। इससे हमें जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, जब आप सपोर्ट करते हो। अच्छा, अगली इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है। अब एक चीज़ हम समझ गए कि मोटा मोटा हम मान के चल रहे हैं, अगर किसी की सैलरी 40,000 है तो 20,000 तो जी उसका खर्चा हो गया, 20,000 एक सेकंड, हाँ 20,000 खर्चा होगा, 20,000 वो सेविंग कर रहे हैं, जिसमें से 10% मैं अपना पैसा गोल्ड में डालूंगा आइडली। अब ये आप इसको थोड़ा कम ज्यादा भी कर सकते हो, मैं एक आइडल सिचुएशन लेके चल रहा हूं। ऐसा नहीं कि 10%, इतना कोई डीप में जा नहीं सकता, ठीक है, कि 10% इसी में ही डालूंगा बाकी इसमें आइडली ऊपर नीचे कर सकते हो, बट मतलब आपकी चॉइस है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक चीज और है, एक मैं आपको डिस्क्लेमर ही दे रहा हूं, ठीक है, कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी मैं फंड्स बताऊंगा ये सिर्फ और सिर्फ एक सुझाव है, एक हम डिस्कशन कर रहे हैं। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे या तो किसी एक्सपर्ट की सलाह से करोगे या फिर अपनी सूझबूझ से करोगे। मैं कुछ रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, ना मैं ये कह रहा इस फंड में इन्वेस्ट करो, ये बस हम एक एजुकेशनल वीडियो बना रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है जी। अच्छा, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स की बात हो, चाहे वो गोल्ड इन्वेस्टमेंट की बात हो, पीपीएफ की बात हो, बस ये एक एजुकेशनल वीडियो है। अच्छा, इसके बाद बाकी की जो इन्वेस्टमेंट है 10% तो गोल्ड में होगी, 45% इन्वेस्टमेंट मैं म्यूचुअल फंड में करूंगा। अब म्यूचुअल फंड में भी आप कहीं पे भी कर सकते हो। आइडल सिचुएशन ये बोलती है कि आप लार्ज कैप में 15% डालो, फ्लेक्सी कैप में भी 15% डालो, और मिड कैप में भी 15% डालो। लेकिन अगर आपको लगता है कि इतना लोड कौन लेगा तो फिर आप अपने हिसाब से देख सकते हो। अगर आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं हो, रिस्क नहीं लेना चाहते, तो मोटा मोटा सारा पैसा भी लार्ज कैप में डाल सकते हो। लार्ज कैप क्या होती हैं? लार्ज कैप वो कंपनीज हैं जो भारत की टॉप 100 कंपनीज है ना, उसमें जब आपका फंड मैनेजर पैसा इन्वेस्ट करता है, जैसे मान लो आपने 2,000 रुपए की सिप चलाई, 2,000 रुपए आपने जमा किए, वो 2,000 रुपए आपके फंड मैनेजर ने भारत की टॉप 100 कंपनीज में से मान लो 30-40 कंपनीज पिक कर ली और उसमें आपके पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, तो आप इसका मतलब लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट्स इट, ठीक है। ऐसे ही मिड कैप होता है कि आपका फंड मैनेजर टॉप 100 से लेकर के 250 जो कंपनीज है उसमें पैसा इन्वेस्ट करता है, और स्मॉल कैप कंपनीज वो होती हैं जो 250 से नीचे होती हैं। स्मॉल कैप कंपनीज में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वो पैसा बढ़ भी बहुत ज्यादा सकता है और डूब भी सकता है। रीजन कि छोटी कंपनीज है, या तो हो सकता है वो रिलायंस बन जाए कल को, तो आपका पैसा बहुत 10 गुना भी हो सकता है, या छोटी कंपनीज है, स्टार्टअप है, कल को हो सकता है डूब भी जाए, बंद भी हो जाए, ठीक है जी। तो इसीलिए स्मॉल कैप कंपनीज में रिटर्न बहुत अच्छे हैं लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। मिड कैप में रिटर्न्स ठीक ठाक हैं, रिस्क भी ठीक ठाक है। लार्ज कैप में भाई रिलायंस, इन्फोसिस, कौन सा कंपनी डूबने वाली है? डूबेंगी नहीं। इसीलिए स्टेबल कंपनीज हैं। ग्रोथ के लिए भी ऐसा थोड़ी कि डबल हो जाएगी ग्रोथ उनकी, है ना, बिलियंस में है उसका तो एसेट, तो ये थोड़ी कि 100 बिलियन एसेट है तो कल को 200 बिलियन हो जाएगा, इतना आसान थोड़ी है। तो जो लार्ज कैप कंपनीज हैं उसके अंदर ग्रोथ भी स्टेबल है, रिस्क भी नेग्लिजेंट है, ना के बराबर है, ठीक है। तो आपको देखना है कि म्यूचुअल फंड इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो किस सेगमेंट में आपको इन्वेस्ट करना है। आइडियली लार्ज कैप में 15% बोला जाता है। फ्लेक्सी कैप के अंदर ये होता है कि आपके फंड मैनेजर को एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, ठीक है, कि मतलब उसकी चॉइस है कि वो कितना परसेंटेज ऑफ शेयर किस सेगमेंट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे मल्टी कैप के अंदर रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, फ्लेक्सी कैप के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आती है, तो 15% फ्लेक्सी कैप के अंदर बोला जाता है।
बाकी 15% आप मिड कैप में डाल सकते हो। कुछ एक सजेशन जो अच्छे फंड्स है वो आपको बता देता हूँ। अगेन डिस्क्लेमर यही है कि ये कुछ सुझाव नहीं है, आप जब इन्वेस्ट करोगे अपनी सूझबूझ से करोगे। लार्ज कैप के अंदर निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड अच्छा है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड अच्छा है और एचडीएफसी टॉप 100 फंड अच्छा है। फ्लेक्सी कैप के अंदर पराग फ्लेक्सी कैप फंड अच्छा है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और कोटक फ्लेक्सी कैप अच्छा है। मिड कैप के अंदर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड अच्छा है, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज अच्छा है और एक्सिस मिड कैप फंड अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरे को 10% 15% इसी में इन्वेस्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। 10% गोल्ड में इन्वेस्ट करो, 45% म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, जोन सा फंड अच्छा लगता है वहां इन्वेस्ट करो। मोटी कहानी ये है, अपने हिसाब से देख लेना। एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो थोड़े एग्रेसिव फंड भी चूज कर सकते हो, अगर नहीं एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप देख लेना। अभी तक हमारा मोटा मोटा 55% पैसा इन्वेस्ट हो चुका है। ठीक है जी, इसके बाद बाकी का जो 15% है वो हम डेट फंड्स के अंदर डालेंगे। अब डेट फंड क्या होते हैं? देखो, एक तो होते हैं इक्विटी के अंदर हम पैसा डाल रहे हैं। इक्विटी क्या है कि हम मान लो मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, एक तरह से स्टॉक्स तो नहीं होगे, मतलब म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड में मतलब मेरे पैसे को एक फंड मैनेजर अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बैंकिंग इंडेक्स फंड है, ठीक है, तो वो बैंक जितने भी वो चूज करेगा, जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, उन बैंक्स के शेयर खरीदेगा। मतलब एक तरह से मेरा फंड मैनेजर, मैं पैसा म्यूचुअल फंड में डाल रहा हूं लेकिन अल्टीमेटली खरीद तो वो शेयर ही रहा है एक तरह से, समझ रहे हो? मेरे पैसे को तो वो इन्हीं के, अब अगर बैंकिंग से रिलेटेड बैंकिंग इंडेक्स फंड है मान लो कोई, तो वो बैंक्स के अंदर मेरा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। लार्ज कैप के अंदर कोई लार्ज कैप फंड है तो वो बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। कोई स्मॉल कैप फंड है तो वो छोटी छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। तो सिंपल सी चीज ये होगी इक्विटी। डेट क्या है? अच्छा, इक्विटी में जो पैसा मैं डाल रहा हूं चाहे 0.00001% हिस्सेदारी हो, लेकिन मेरी हिस्सेदारी हो रही है उस कंपनी के अंदर, है ना। लेकिन डेट क्या होते हैं? वही डेट म्यूचुअल फंड होते हैं कि मैं उस कंपनी को उधार दे रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा फंड मैनेजर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करता है, ठीक है, तो वो कॉर्पोरेट कंपनीज को उधारी दे रहा है। जैसे हम बैंक में एफडी करते हैं ना, तो एफडी भी एक तरह से बैंक को उधार है, बैंक की लाइबिलिटी तो है एफडी। आप जो पैसा एफडी में इन्वेस्ट करते हो बैंक के लिए तो वो लाइबिलिटी है, ठीक बात है। तो ऐसे ही अगर मैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करता हूं तो मेरा फंड मैनेजर अलग अलग कॉर्पोरेट कंपनीज को उधार दे रहा है, मेरा पैसा उधार दे रहा है, और कॉर्पोरेट कंपनीज प्रॉमिस कर रही है कि जी ठीक है हम आपको कोई 9% का प्रॉमिस करेगा। कोई हल्की कंपनीज हैं जो कल को डूब भी सकती हैं, वो कह देंगे कि 12% रिटर्न दे देंगे। कोई रिलायंस जैसी कंपनी है तो वो कह देगी 8% का या 7.5% का ही रिटर्न देंगे। एफडी में जहां मेरे को 6-6.5% का ब्याज मिलता है, वहीं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर या फिर मान लो बैंकिंग एंड पीएसयू फंड है कि बैंक्स को उधार दे रहा है मेरा फंड मैनेजर, इसके अंदर क्या बोलते हैं, मेरे को लगभग 8 से लेकर के 12% के रिटर्न मिल जाते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो। एक काम करता हूं, मैं फोन खोलता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एंजल वन यूज करता हूं, कोई प्रमोशन नहीं है, ठीक है, ना कोई लिंक विंक है, भाई जोन सा यूज करना वो यूज करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लेता हूं, थोड़ा सा दिखा देता हूं कि ये दिखते कैसे हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ये एंजल वन सर्च किया, ठीक है, एक सेकंड मैं आपको दिखा दूंगा ना तो थोड़ा आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। मेरा मानना ये है कि प्रैक्टिकली समझो सारी चीज़ें बेटर रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसका ये इंटरफेस दिखता है, ये टोटल मेरी इन्वेस्टमेंट है, ये देखो ऊपर करंट वैल्यू दिख रही है, ये 6,59,000 रुपये, ठीक है जी। और ये एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे एसेट क्लास में आ जाना, ये सब कुछ आ जाएगा, डेट में, इक्विटी में, हाइब्रिड फंड, ये सारी चीज़ें। अब डेट पे क्लिक करोगे ना, ये सारे के सारे डेट म्यूचुअल फंड है। देखो बैंकिंग एंड पीएसयू, कॉर्पोरेट बॉन्ड, क्रेडिट रिस्क, डायनामिक बॉन्ड, ये सारे डेट म्यूचुअल फंड है। इसके ऊपर ये आई बटन पे वीडियो दे दूंगा, अलग से डेट म्यूचुअल फंड ही समझा रखा है सारा का सारा। नॉलेज लेनी है तो वो वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। ठीक है, समझ गए। तो मोटा मोटा डेट म्यूचुअल फंड में जरूरी नहीं, मैंने ये वैसे 3 लिख दिए थे कि इसके अंदर इन्वेस्ट कर लो, बट मोटी बात ये है कि 15-1% पैसा डेट म्यूचुअल फंड में रखो। उसमें क्या है, एफडी से ज्यादा रिटर्न्स मिल जाते हैं। हाँ, चाहो कोई कहता है कि नहीं करना डेट म्यूचुअल फंड में, तो फिर 15% पैसा एफडी में डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जितना पैसा कमा रहे हो, बचा रहे हो, उसका 15% एफडी में डाल देना। एफडी में थोड़ा ब्याज कम है तो उसकी जगह फिर हम पैसा डेट म्यूचुअल फंड में डालेंगे। एक छोटा सा क्विक रिकैप करें अगर, तो हमने 10% पैसा अपना गोल्ड में इन्वेस्ट किया, 45% पैसा मैंने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया जहां मार्केट में पैसा लगेगा, और 15% पैसा या तो एफडी के अंदर इन्वेस्ट कर लो या फिर आप डेट म्यूचुअल फंड्स को भी ले सकते हो। तो टोटल कितना हो गया, 10, 55, 60 और 70। अब हमारा 70% पैसा तो जो है वो इन्वेस्ट हो चुका। अगला जो 30% पैसा है उसमें से 10% पैसा ये जरूर करना है, और कुछ करो ना करो, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में समझाया था, ये पीपीएफ के अंदर आपको जरूर इन्वेस्ट करना है, क्योंकि पीपीएफ वो गुल्लक है भाई जो टूटेगी नहीं। वे पीपीएफ के ऊपर भी अलग से वीडियो बना रखी है, थोड़ा सा समझा देता हूं। 15 सालों की इन्वेस्टमेंट होती है, कहीं से भी खुल जाता है, चाहे प्राइवेट बैंक से खोलो चाहे सरकारी बैंक से खोलो। जो पैसा आपका इन्वेस्ट होगा
बस ये मान लो आईसीआईसीआई से खोलते हो, तो आईसीआईसीआई हालांकि प्राइवेट बैंक है, बस वो एक तरह समझ रहे हो मीडियोकर का काम करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कस्टमर के बीच में, ठीक है। पैसा जो इन्वेस्ट होगा वो भारत सरकार के पास ही इन्वेस्ट होगा, चाहे प्राइवेट बैंक से खोलो चाहे सरकारी बैंक से। ये मत सोचना प्राइवेट में खोल रहा हूं तो 15 सालों के लिए मैं प्राइवेट बैंक को पैसा दे रहा हूं, क्या ये बहुत लोग सोचते हैं, ऐसा नहीं है। तो भारत सरकार की स्कीम है, भारत सरकार के पास ही पैसा जमा होगा, तो 101% मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। अच्छा, 15 साल से पहले हम तोड़ नहीं सकते, लगभग 7.1% का जो है इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट मिलता है, ठीक है जी। तो अच्छी स्कीम है, तोड़ नहीं सकते, ये इसका सबसे अच्छा पॉइंट है, ठीक है जी। रिस्क फ्री हो जाती है ना फिर ये। चलो, अब हमारा 80% पैसा इन्वेस्ट हो चुका है, ठीक है जी। फिर जो 10% पैसा है वो मेरे पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। जैसे ये बोला जाता है ना कि मान लो अगर आपकी सैलरी 40,000 है तो एटलीस्ट इसका 5 टाइम्स कर लो, यानी 2 लाख रुपया तो आपके पास इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि 40,000 आप कमा रहे हो और 20,000 रुपया आप हर महीने बचा रहे हो, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले आप कहोगे कि अगले 10 महीने तक तो मैं कहीं इन्वेस्टमेंट ही नहीं करूंगा, पहले तो इमरजेंसी फंड इकट्ठा करूंगा। नहीं, आपको हर महीने 10% पैसा ही इमरजेंसी फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है। ये इन्वेस्टमेंट आप कैसे भी कर सकते हो, आप चाहो आरडी भी ओपन कर सकते हो, आप चाहो, देखो वैसे इसको इक्विटी में मत इन्वेस्ट करना क्योंकि ये इमरजेंसी फंड है कि मेरे को जब जरूरत है तब मेरे को पैसा चाहिए। फिर इक्विटी में क्या होता है, कई बार मार्केट नीचे होती है फिर तब निकालना पड़ रहा है, फिर लॉस हो जा रहा है, तो ऐसा मत करो। नॉर्मल इसको इमरजेंसी फंड की एक क्लिक में तुरंत पैसा आ जाए, ठीक है, तो वैसा रखो। तो 10% इसमें इन्वेस्ट करना है। मान लो 20,000 आप टोटल बचा रहे हो तो हर महीने 2-2 हज़ार रुपये बचाओ, ठीक है। इतना ही बचाते रहो, जब ये 2 लाख रुपए धीरे धीरे करके इकट्ठा हो जाएगा, जब भी होगा, ठीक है। तो यही तरीका होता है। और बाकी का जो लास्ट 10% है वो हमें शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए रखना है कि जैसे आजकल क्या होता है, आईफोन लेना है जी, ठीक है, नई नई नौकरी लगी है, आईफोन लेना, अब पैसे तो है नहीं, इतनी सेविंग भी नहीं है, चलो जी ये इंस्टेंट लोन ऐप है, इस पर क्लिक किया, ये मेरे को 2 लाख रुपए का लोन दे देगी, ये 1 लाख रुपए का लोन दे देगी, इससे ज़्यादा तो ये देती भी नहीं है, ठीक है। तो ये इजीली लोन मिल गया, आईफोन मिल गया, अब उसकी किस्त चल रही है। इंस्टेंट लोन ऐप है तो 45% पे लोन ले लिया, लोन लेते टाइम देखा नहीं है, ठीक है, 5% प्रोसेसिंग फीस दे देते हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे करके एक आधी भी किस्त बाउंस हो गई तो 45-50% की पेनल्टी लगती है, इंसान धीरे धीरे करके डेट ट्रैप में फंस जाता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल है, डिसिप्लिन वे में चलो, ठीक है। मैं बहुत से लोग देखता हूं, अच्छा उनको ये भी टेंशन नहीं हो, कहते डिफॉल्ट कर दिया तो कर दिया, क्या हो गया, सिविल स्कोर ही तो खराब होगा। सिविल स्कोर की इंपॉर्टेंस तब पता चलेगी जब आप 30-35 साल की उम्र में पहुंच जाओगे, जब आपको लगेगा नहीं यार घर भी तो चाहिए यार, नहीं यार बिजनेस करना है, बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए लोन चाहिए। मान लो कल को आप सिविल खराब कर देते हो छोटे मोटे 1-2 लाख रुपए के लोन के पीछे, और अपने आईफोन लेने के शौक के चक्कर में, ठीक है, या कुछ ना कुछ बाइक वाइक लेने के शौक के चक्कर में, ठीक है, सिविल खराब हो गया। अब मान लो आप 30-35 साल की एज में आप पहुंच गए, ठीक है, अभी आप 20-22 साल में सिविल खराब कर लिया, अब 30-35 साल की एज में जब पहुंचोगे और मान लो आपने कोई रेस्टोरेंट खोल लिया, फॉर एग्जांपल ले रहा हूं, और ये चल गया, अब आपको लगता है यार कहीं से 50 लाख रुपए मिल जाए ना, मैं इसको शानदार बना दूंगा, मेरा रेस्टोरेंट तो चल रहा है। अब आपका सिविल खराब है, बैंक तो देगा नहीं। जो बैंक आपको 9% पे लैब दे सकता था या कुछ भी लिमिट वगैरह ओडी लिमिट दे सकता था, कुछ दे सकता था, वो तो आपको काटा मार के बैठा भी, आपका सिविल स्कोर खराब है। फिर आप मार्केट में जाओगे, यही लोन आपको 2 या 2.5% महीने के हिसाब से मिलेगा। अब कैलकुलेट करो, 2% पे मिलता है तो 12 दूनी 24%, 2.5% पे मिलता है तो 30% पे। जो पैसा 9% पे मिल सकता था वो 30% पे मिलेगा, 30% पे, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। तो सिविल स्कोर की इंपॉर्टेंस तब पता चलती है जब आप ऐसी एज में पहुंचते हो, कमाने वाली एज में, या तो घर बनाना है, जब जरूरत वाली चीजों के लिए लोन चाहिए होगा और बैंक हाथ खड़े कर देगा ना, तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी, ठीक है। तो ये चीज देखा करो यार, ये इंस्टेंट लोन ऐप वगैरह के चक्कर में मत पड़ो। 10% शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए हमेशा पैसा सेव करो, ठीक है। जैसे आपको बाइक लेनी है, लैपटॉप लेना है, टीवी फ्रिज लेना है, हमेशा 10% जो पैसा है इसके लिए इन्वेस्ट करो। भाई 20,000 बचा रहे हो तो 2,000 रुपये इसके लिए सेव करते रहो, जब आपका पैसा इकट्ठा हो जाए तो जो चीज लेनी है फिर उसको ले लो, ठीक है। एक लास्ट चीज, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। अगेन मैंने आपको यही चीज बताई, ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अब मान लो अगर कोई जॉब करता है तो उसकी इतनी सैलरी नहीं होती ना, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर देखो ये चीज उनके लिए है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिसके पास अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो चुका है। इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जिसके पास अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो चुका है उनके लिए बेटर है, लेकिन अगर कोई जॉब वॉब करता है, 50,000 1 लाख रुपए कमाता है, तो उसके पास एकदम इतना पैसा नहीं होता कि वो 2-4 करोड़ रुपए का इंतजाम कर ले। रियल एस्टेट सच में उनके लिए है जिसके पास मोटा पैसा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब मान लो किसी के पास मोटा पैसा है तो राइट वे यही है कि आप पहले तो एक पूल बना लो, क्योंकि आपके पास मान लो लेट अस सपोज किसी के पास 2 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया, तो आज की डेट में अच्छी लोकेशन पे 2 करोड़ रुपए की भी चीज नहीं आती। मेरे बहुत क्लोज लोग हैं जो ये रियल एस्टेट का काम करते हैं और अच्छा खासा पैसा बना के बैठे हैं, ठीक है। 2 करोड़ रुपए में कोई चीज नहीं आती, तो उनकी मैं आपको वो चीज बता रहा हूं कि वो कैसे काम करते हैं। नंबर 1, पहली चीज, लाइक मैं
पंजाब में रहता हूँ, तो पहली चीज़ वो किसी भी प्राइवेट प्लेयर के साथ नहीं घुसते। एक सेकंड फ़ोन आ रहा है। किसी भी प्राइवेट प्लेयर के साथ नहीं घुसते, किसी भी प्राइवेट बिल्डर के प्लॉट्स या फ्लैट्स नहीं लेते। नंबर 1 वो प्लॉट्स लेते हैं, और प्लॉट जैसे हमारे यहाँ पे पुड्डा चलता है, पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो सरकारी जो प्लॉट हैं पुड्डा, उसी के ही प्लॉट परचेज करते हैं। दूसरी चीज़, कोशिश करते हैं कि कॉर्नर का प्लॉट मिल जाए या फिर कोई पार्क फेसिंग प्लॉट मिल जाए, यानी अच्छी लोकेशन के प्लॉट मिल जाए, क्योंकि इसे आप आसानी से कभी भी बेच सकते हो और इन्हीं के ही प्राइजेस सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट होते हैं। ठीक है जी। अब दूसरी बात, अब मान लो अच्छी लोकेशन का आप प्लॉट चाह रहे हो, पुड्डा का प्लॉट चाह रहे हो, यानी सरकारी प्लॉट चाह रहे हो। ठीक है, जैसे हरियाणा में हुड्डा चलता है, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, पंजाब में पुड्डा चलता है। ठीक है, आपकी स्टेट में, मतलब हर स्टेट में अलग अलग चलता है। ठीक है जी। अब आप अच्छी लोकेशन का प्लॉट लेना चाह रहे हो, तो वो 2 करोड़ रुपए में तो आता नहीं है। ठीक बात है, वो एटलीस्ट अब मोहाली चंडीगढ़ के अंदर प्राइसेस बहुत ज़्यादा ही है। ठीक है, सेक्टर्स के अंदर। तो अब अगर मान के चलो, चंडीगढ़ में तो खैर और ज़्यादा है, अगर मोहाली में 5 करोड़ का प्लॉट मिल रहा है, तो वही प्लॉट चंडीगढ़ में तो आप मान के चलो 8, 9, 10 करोड़ का मिलेगा, सेम साइज का। ऑलमोस्ट 1.75 टाइम्स जो मोहाली से ज़्यादा रेट है चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है, तो पूल बनाने का फायदा ये होता है कि अब मान लो हम 4 करोड़ की चीज़ लेना चाहते हैं, मेरे पास 2 करोड़ ही है। ठीक है जी, तो मैं एक पूल बना लूंगा, 2 लोग 3 लोग, है ना। अब मान लो सपोज करो कि 5 लोग मिलते हैं, तो मैं 2 प्लॉट भी ले सकता हूँ भी। 1 करोड़ एक प्लॉट में डाल दिया, 1 करोड़ दूसरे प्लॉट में डाल दिया। सब लोग ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये पूल ऐसे लोगों के साथ नहीं बनना चाहिए कि जिसको आप जानते ही नहीं हो, क्योंकि जब आप मान लो रजिस्ट्री हो गई, ये 1, 2, 3, 4 और 5 लोग हैं, लेट अस सपोज 5 करोड़ का इन्होंने एक प्लॉट ले लिया, सबने 1-1 करोड़ रुपया डाला। ठीक है जी, लेकिन रजिस्ट्री तो सिर्फ एक के नाम ही होगी ना, अब 5 तो कराएंगे नहीं। मान लो भाई इसके नाम पे रजिस्ट्री हो जाती है, तो मालिक तो ये हो गया। कल को अगर ये हाथ खड़े कर देता कि मैं किसी को नहीं देता, मेरे नाम ही प्लॉट है, तो कितने भी, चाहे प्रधानमंत्री भी आ जाएगा ना, वो भी ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं इनका भी पैसा डाला, इनको मिलेगा। जिसके नाम रजिस्ट्री हो गई तो वही उसका मालिक हो गया, है ना। तो ये गेम चलती है बहुत ज़्यादा ट्रस्ट के ऊपर। ये मैं आपको बस एक, अगेन ये ना फिर दिक्कत हो जाती है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है भाई। ठीक है, मैं किसी को कोई सलाह नहीं दे रहा। आप जब भी इन्वेस्ट करोगे अपने रिस्क पे करोगे, अपने दिमाग और एक्सपर्ट की सलाह से इन्वेस्ट करोगे। ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज़ हो गई कि इस तरीके से फिर ये जो बॉन्ड बनता है ना, ये जो पूल बनता है, या तो ये इतने क्लोज लोगों का बनता है जिसके ऊपर आप आंख बंद करके ट्रस्ट करते हो। लेकिन मैं अगेन ये चीज़ कहता हूं कि ये जो पूल आप बना रहे हो, ये आप दोस्तों के साथ भी मत बनाओ। अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो, देखो ये जो पूल बनते हैं ना, ये जैसे मान लो सबने 1-1 करोड़ डाल दिया, तो ये वो लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी, सबके पास 20-20, 25-25 करोड़ है पड़ा। ठीक है, मैं सही बताऊं आपको, क्योंकि इनको परवाह नहीं है कि अगर मेरा 1 करोड़ भी डूब गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टोटल ही 1 करोड़ रुपया है, तो फिर आप ये पूल मत बनाओ। अगर बना रहे हो तो फिर आप अपने बहुत क्लोज रिलेटिव के साथ बनाओ, बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेटिव के साथ जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है। ठीक है, फिर आप ऐसे फैमिली वाला पूल बनाओ कि कोई दिक्कत नहीं है, बाहर का बंदा तो भागेगा बट फैमिली नहीं भागेगी। जैसे आप अपने सगे भाई के साथ बना सकते हो, है ना, अपने फादर भाई ऐसे करके बना सकते हो। आपकी अगर मैरिज हो गई है तो आपकी वाइफ का ब्रदर हो गया, काइंड ऑफ, ठीक है, या आपकी वाइफ का ब्रदर भी हो गया, आपका भी ब्रदर हो गया, तो बहुत क्लोज लोगों का पूल बना करके आप फिर ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास टोटल ही 1 करोड़ है और सोच लो 1 करोड़ टोटल रियल एस्टेट में डाल दूं। ठीक है, अब जैसे अगर मैं आपको ऑनेस्ट एग्जाम्पल दूं, तो जिन लोगों को मैं जानता हूं ये बहुत अच्छे अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, मतलब मिल करके इन्होंने 15-15, 20-20 प्लॉट एक ही सेक्टर के अंदर ले रखे हैं। ठीक है, अपने हिसाब से रेट घुमाते हैं, अपने हिसाब से चीज घुमाते हैं। अब यही प्लॉट सभी प्रॉपर्टी डीलरों के पास घूम रहे होते हैं, मतलब इनके हिसाब से फिर रेट घूमता है काफ़ी हद तक, क्योंकि मिलके बहुत सारे प्लॉट ले लेते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा रियल एस्टेट सेगमेंट चलता है। लेकिन अगेन वही चीज़ है कि अगर आप सैलरीड क्लास हो, लिमिटेड पैसा है, तो इस चक्कर में मत पड़ना। ये मैंने बस आपको एक नॉलेज के लिए चीज़ बता दी कि कुछ इस तरीके से मार्केट काम करती है। ठीक है, तो सैलरीड क्लास हो तो अपना आप फिर म्यूचुअल फंड बेस्ट रहते हैं हमारे। जिस तरीके से हमने एलोकेशन देखी, 10% गोल्ड में, 45% जो है अपना इक्विटी में डाल दो, बाकी 15% पैसा हम जो है डेट में डालेंगे, 10% पीपीएफ के अंदर इन्वेस्ट कर देंगे, 10% हम इमरजेंसी फंड के अंदर रखेंगे, और बाकी 10% जो है हमें कोई भी सामान अगर खरीदना है इधर उधर से तो उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। आइडियल ये सिचुएशन है। ठीक है, फिर रियल एस्टेट में क्यों कूदना? रियल एस्टेट उनके लिए बेस्ट है अगर आपके पास मोटा पैसा है, तो आप फिर रियल एस्टेट से, मुझे ऐसा लगता है, अच्छा नहीं है। स्टॉक मार्केट भी प्रैक्टिकली, मुझे देखो रियल एस्टेट का क्या सेगमेंट है ना, कि अगर आपकी 1 करोड़ की चीज 4 करोड़ की भी हो सकती है रियल एस्टेट के अंदर, अगर उसकी लोकेशन अच्छी है तो। ठीक है, वो चीज स्टॉक मार्केट में नहीं मिलती। अच्छा, एक चीज देखो, मैं आपको बताता हूं, अब यूट्यूब पे ना, ठीक है, आप देखोगे ना बड़े बड़े ये फिनफ्लुएंसर्स बैठे हैं, ठीक है, जो सिर्फ स्टॉक मार्केट पे वीडियो बनाते हैं। कोई भी आपको ये चीज़ नहीं कहेगा रियल एस्टेट अच्छी है, कभी भी देख लेना। चलो मैं आज आप चेक कर लेना, कोई नहीं कहेगा रियल एस्टेट अच्छी है, हर कोई कहेगा स्टॉक मार्केट अच्छा है। उसका कारण बताऊं भाई, उनको रोज वीडियो बनानी है,
वो स्टॉक मार्केट को अच्छा कहेंगे क्योंकि स्टॉक मार्केट में 100 प्रकार की अलग अलग वीडियोस बन सकती हैं। अगर वो जिस दिन ये कहने लग जाएं कि रियल इस्टेट अच्छी है जी, फिर वो अगले दिन वीडियो क्या बनाएंगे और कंटेंट क्या देंगे आपको, अगर वो रियल इस्टेट। और मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, अगर इनके पास 5 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया, 10 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया ना, तो आज मैं कह रहा हूं किसी से भी जाके पूछ लेना, अगर उसके पास 5-10 करोड़ इकट्ठा हो गया तो क्या वो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा है कि 5-10 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट में रख के बैठा है, ये चीज़ आप पूछ लेना। खैर यहाँ पे मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। तो अगेन वही चीज़ है, ऑनेस्टी के साथ मैंने आपको सब कुछ बताया। अगर वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करना, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है इससे जब आप वीडियो को लाइक करते हो, ठीक है। कुछ भी नए सुझाव हैं वो भी दिया करो कमेंट सेक्शन में, ठीक है, वो मैं पढ़ता रहता हूँ कमेंट्स आपके, तो प्लीज़ उससे इंप्रूवमेंट के चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है जी। और वीडियो को शेयर जरूर किया करो। बाकी एक चीज़ और है, काफ़ी लोग पूछते हैं कि जी मेरे को बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोलना है, तो उसके लिए आप कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हो। इसका लिंक जो है नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इस अकाउंट को खोल सकते हैं, ठीक है जी। ये अच्छा अकाउंट है, इसकी वीडियो भी देख सकते हो अकाउंट ओपनिंग की, वो भी मैंने अलग से बना रखी है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।